हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। तो देखें आज का पहला क्वेश्चन। जो राफा बॉर्डर किन देशों के बीच सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो डी नंबर वाला है। तो यहाँ जो मिस्र रहेगा और यहाँ जो फिलिस्तीन, मिस्र और फिलिस्तीन के बीच जो राफा बॉर्डर इन दोनों देश के बीच स्थित है। अब जो मिस्र के रास्ते, जो मिस्र इजिप्ट के रास्ते यहाँ से गाज़ा पट्टी तक जाया जा सकता है। और ये इजराइल है, इजराइल के बाद ये जेरूसलम के बाद बगल में है वेस्ट बैंक। और जो इजराइल के बाद इसके उत्तर में ये सीरिया, यहाँ जॉर्डन रहेगा और यहाँ लेबनान रहेगा। इजराइल यहाँ मेडिटेरियन सागर रहेगा। एंजल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजियों पर लगाया जाता है। इसकी गणना तभी की जाती है जब शेयर की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो। 1961 के आयकर अधिनियम में एंजल टैक्स से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये वाला। जो एंजल टैक्स रहता है तो जितने एफडीआई वाला रहता है, एफडीआई या एफआईआई वाला रहता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट रहता, तो ये वाला जैसे जब रहता शेयर मार्केट में आता तो यहाँ से एक पी नोट्स जारी की जाती। पी नोट्स के माध्यम से यहाँ जब आता। वर्तमान में सर्वाधिक जो एफडीआई या एफआईआई है तो सिंगापुर से भारत को प्राप्त होता है। तो जो यहाँ निवेश करेंगे उसमें निवेश की राशि पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। अब एंजल टैक्स के बारे में जो आयकर अधिनियम 1961 के आयकर अधिनियम के धारा नंबर 56 को खंड नंबर 2 के तहत है कि एंजल टैक्स के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी है केंद्र सरकार को। हालांकि जैसे शेयर मार्केट रहते इसका जो रेगुलेशन करता तो वो सेबी के द्वारा किया जाता। जो एंजल टैक्स रहा तो भारत सरकार के द्वारा 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग जो एक प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने वाले जो फंड रहते हैं तो उसके लिए जो संस्थान है एक FATF रहता, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में की जाती है और भारत इसका सदस्य 2017 में बनता है या 2010 में बनता है। और इसके द्वारा ये किया जाता है कि जितने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कंट्रीज रहते हैं तो उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में एक जोड़ा बनाकर शामिल कर दिया जाता है। जैसे तो जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने वाले जो संस्थान रहेंगे तो FATF रहेगा। और दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का रहेगा भारत सरकार के द्वारा। और एक जो रहता फॉरेन करेंसी रेगुलेटिंग एक्ट 1976 का रहता है, उसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। दूसरी बात जो यहाँ ये है कि 1999 में जो रहा फेमा जैसे एक्ट आ जाता, तो फेमा के बाद जैसे एक्ट आता तो उसके तहत भी इसको कंट्रोल किया जाता। मनी लॉन्ड्रिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग रहती है तो कर रहित धन रहता है, विदाउट टैक्स रहता है धन। वह धन रहता है वह ऐसा धन रहता है जिस पर कर नहीं लगाया जाता। ये एक देश से दूसरे देश में ऐसे भेज दिया जाता है तो उसको ब्लैक मनी को हॉट मनी में वहाँ से बंद में परिवर्तित होकर पुणे भारत में आ जाता है। जैसे अगर कोई भारत से अगर कोई यहाँ से कोई ब्लैक मनी करके जाए यहाँ, तो जो टैक्स हेवन कंट्री रहते हैं यूरोप महाद्वीप में, जो टैक्स हेवन कंट्री हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो यहाँ से ब्लैक मनी जाता है, यहाँ से वाइट मनी बनकर भारत में निवेश के लिए आ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये रहा। और 2018 में जैसे वो जितने भी यहाँ से भारत से भागने वाले विदेश में जाने वाले व्यक्ति रहेंगे तो उसके लिए भी 2018 में एक अधिनियम लाया था। BTS बाट शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कौन सा ऑप्शन करता है? तो इसका सही जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रहता कि मानव के समान काम करने वाला का एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है तो इसके लिए जैसे 1955 में जापान के जो रहते तो उनको जॉन मैकार्थी को इसको फादर ऑफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानमय कार्थी को। फिर इसके बाद 1975 के आसपास इसके विकास के लिए जापान के द्वारा व्यापक रूप से प्रावधान किए जाते जापान सरकार के द्वारा। अब वर्तमान में जैसे इसके जो प्रकार रहते हैं तो इससे शायद 4 प्रकार के रहते हैं। हार्ड रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, और एक रेगुलेटेड रहेगा, और एक ब्रेन थ्योरी रहेगी। और जो अभी इसरो का जो व्योममित्र है तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसरो के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। उसमें जैसे पहली महिला उसमें जो जा रही है व्योममित्र, और व्योममित्र रहता तो उसको जैसे धरातल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित करेंगे। अब जो एंजल टैक्स के बारे में रहता है, जो CBDT है, तो CBDT एक है भारत सरकार का केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है। इसकी स्थापना 1964 में कर दी जाती है। ये कर को भारत में जितने भी कर सिस्टम है, कर प्रणाली को या सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को रेगुलेट करता है CBDT। और इसके बाद जैसे जब टैक्स रहते हो तो डायरेक्ट टैक्स रहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स रहेंगे। तो जैसे GST रहता है, जैसे GST परिषद की 92 नंबर की बैठक अभी हुई, तो अब जैसे GST परिषद है तो 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। तो इसमें जो टैक्स की रेट रहती है तो 4 प्रकार की, 5, 12, 18, 28। अब इसमें जैसे है तो उसमें ड्रग्स, शराब, इस बार तो शायद अभी शराब में कम लगाया गया है, और जो दैनिक जीवन से जुड़े हैं उनमें टैक्स की मात्रा टैक्स से छूट दिया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब होगा नार्डलेयर। जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स रहता है तो उसमें भारत का जो स्थान है, तो भारत का स्थान 64। जो पूरे विश्व में है तो पहले नंबर में डेनमार्क, और भारत का स्थान विश्व में आता है 64 नंबर पर। अब इसके जो कंपोनेंट रहते हैं तो 4 आधारों पर इसके जो कंपोनेंट रहते हैं, सामाजिक सुरक्षा रहता है, और आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा रहेगा, और आर्थिक सुरक्षा रहेगा, और साइबर सुरक्षा के रहे, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा रहेगा के विकास। 4 पैमानों के आधार पर इसका मापन किया जाता है। गुयाना की खाड़ी से जो सीमा साझा करने वाले देश है तो इसमें जैसे ये रहेगा सीरा लियोन रहेगा, टोबैको रहेगा, घाना रहेगा, और कैमरून रहेगा, गैबोन रहेगा, नाइजीरिया रहेगा। इसमें नाइजर शामिल नहीं रहता। जो ये रहता है ना, ये वाला गुयाना की खाड़ी, तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है 0 डिग्री के आसपास जैसे रहता, थोड़ा दूर उत्तर में जैसे। तो यहाँ पास है तो काफ़ी बंदरगाहें रहते, और इस काफ़ी बंदरगाह से यहाँ जैसे रहता काली मिट्टी रहती तो कपास का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में होता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना में बुनियादी ढांचे की पहल का एक सेट शामिल होता है जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न बिजली को भारत के पारंपरिक राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज करना। इस परियोजना के अंतर्गत 2 चरण रहते हैं, और इसका जैसे उद्देश्य रहता है तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, जैसे 2018 में जैसे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आती, और 2015 में जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रहा, सोलर संयंत्र स्थापित रहें, फ्लोटिंग संयंत्र स्थापित करेंगे, और सोलर पार्क बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, जैसे नीमच में बन रहे हैं। अबाबिल हथियार सिस्टम किस देश की मिसाइल सिस्टम है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। जो भारत का दूसरा बेलड्रोम बनने जा रहा है तो ये बन रहा है भोपाल में बनेगा। अब भारत का पहला जो बेलड्रोम है तो ये बना दिल्ली में। अब जो बेलड्रोम रहता है तो इसके अंतर्गत रहते हैं जितनी साइकिलिंग प्रतियोगिता रहती है, साइकिल प्रतियोगिता रहती है, तो उसका यहाँ आयोजन किया जाएगा बेलड्रोम के अंतर्गत।